तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का लास्ट क्लास में दो दो एग्जांपल हुए थे ना, कुछ और एग्जांपल्स अभी लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के ऊपर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और हैं जहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें इसको करके दिखाओ जरा क्या आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर दो लूप है विद द कॉमन एक्सेस। ठीक है, ये दो सर्कुलर लूप है कॉमन एक्सेस के। इसका रेडियस r1, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर n1, और यहाँ रेडियस r2 और नंबर ऑफ टर्न्स n2। और ये दे रखा है कि r2 रेडियस जो है वो काफी कम है r1 से। ठीक है, और सेपरेशन इन दोनों के बीच में जो है वो स्मॉल r का है। स्मॉल r इनके सेंटर टू सेंटर का सेपरेशन है। अब प्राइमरी सेकेंडरी आपको अपने आप डिसाइड करना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा वो बताना है आपको। कैपिटल M यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये डिसाइड हमको करना है। और पिछले एग्जांपल में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बताया था आपको कि प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल डिसाइड करने का जो पैरामीटर है वो पैरामीटर ये होता है कि आपको जहां से फ्लक्स कैलकुलेशन कंफर्टेबल लगे, कि फ्लक्स आप आसानी से निकाल सकते हो, जिस कॉइल का फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसको सेकेंडरी मानो और दूसरे वाले को प्राइमरी मान लो। हाँ, तो मतलब ये फिर बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब इतना समझ गए होगे आप किसमें से कौन सी कॉइल को प्राइमरी मानना बेनिफिशियल दिख रहा है आपको। मतलब बिगर वाले को प्राइमरी मानना बेनिफिशियल है या फिर स्मॉलर वाले को प्राइमरी मानना बेनिफिशियल है, ये आप डिसाइड करो। कहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेशन इजीली पॉसिबल है, बताओ कहाँ पर आएगा बच्चे। यहाँ पे किसमें प्राइमरी मान ले और किसमें सेकेंडरी मान ले। ठीक है, हाँ जी अम्बर। ठीक है, तो R1 वाले को ना इसको प्राइमरी मान ले, तो हाँ बड़े वाले को प्राइमरी मानेंगे। ठीक है, तो आई करंट इसमें एज्यूम करो, आई। उसका रीजन आपको वही है, सेम रीजन है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो छोटा वाला लूप है उसका एरिया काफी कम होगा। तो काफी कम एरिया होने की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान करके और फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर वही बात आएगी, जो ये प्राइमरी कॉइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट सेंटर पे। तो सेकेंडरी कॉइल का सेंटर प्राइमरी कॉइल की एक्सिस पर है, तो आप सर्किल के एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सर्किल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो लगाओगे। सर्किल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जब यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस बिगर कॉइल प्राइमरी कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय द कॉइल ऑफ रेडियस r1 एट सेंटर ऑफ द स्मॉलर कॉइल ऑफ स्मॉल कॉइल स्मॉलर वन। ये सर्किल की एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओ। सर्किल की एक्सिस वाला फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट इंटू इसका करंट आई बाय 2 टाइम्स उसका रेडियस r1, एंड देन एक्सिस पर अगर ये थीटा एंगल सबटेंड करे तो साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा सर्किल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इनटू इसके नंबर ऑफ टर्न्स n1, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन यहाँ पर क्या आएगी वो भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस को ओवरलुक नहीं करना हमें। तो डायरेक्शन बड़े वाले कॉइल की वजह से जब यहाँ पर चेक करोगे, बड़े वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ स्मॉलर कॉइल, तो वो करंट के अकॉर्डिंग अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें, बड़े वाले कॉइल की करंट के अकॉर्डिंग फिंगर्स को अगर कर्ल करते हो बड़े वाले कॉइल के अकॉर्डिंग, तो वो लेफ्ट साइड आएगी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार क्या है, मैंने पहले भी कहा है कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं फ्लक्स इज टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करने के, जबकि एक्चुअल में फ्लक्स इज टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा है। तो हैबिचुअल अगर हो जाओगे आप बी इंटू ए के, तो कभी कभी
ब्लंडर हो जाता है कि वहां पर कोई एंगल बन रहा होता है और हम फ्लक्स को डायरेक्टली बी इंटू ए लिख के चले आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड पर है और उसको लगभग यूनिफॉर्म माना जा सकता है, फिर से वही रीजन है। ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, एंड रीजन उसको यूनिफॉर्म मानने का, मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानने का रीजन फिर से इस स्मॉलर क्वाइल का नेग्लेजिबल एरिया है, रेडियस नेग्लेजिबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म मानेंगे तो स्मॉलर क्वाइल के एरिया का फ्लक्स डायरेक्टली निकाला जा सकता है। स्मॉलर क्वाइल के एरिया का फ्लक्स हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो फ्लक्स आ जाएगा इसका, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई बाई 2r1 इंटू n1 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा इसे ट्राइंगल से मिल जाएगा हमें, ये रेडियस r1, ये रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा यहाँ से मिल जाएगा हमें। और इनटू इसका एरिया स्मॉलर क्वाइल का पाई r2 स्क्वायर, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स n2, और कॉस थीटा भी आता है फ्लक्स में ना, मैग्नेटिक फील्ड। ये पोर्शन तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, सेकंड वाला पोर्शन ए हो गया, और थर्ड वाला पोर्शन कॉस थीटा वाला। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस छोटे वाले क्वाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस छोटी वाली क्वाइल की प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, दैट मीन्स कि जो नॉर्मल आएगा और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में होंगे, तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पर। फ्लक्स आ गया स्मॉलर क्वाइल का, और फ्लक्स स्मॉलर क्वाइल डिवाइडेड बाय करंट, फ्लक्स अपॉन करंट जब करेंगे, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, यही चीज बन जाएगी इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसमें, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही क्वेश्चन ये भी है। इसमें एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग वायर, कैपिटल आई इसमें कर, मतलब लॉन्ग वायर है इसमें, ओके। और इसके साइड में यहाँ पर एक स्क्वायर लूप रखा जा रहा है, लॉन्ग वायर और उसके साइड में एक स्क्वायर लूप। ये एरो गलती से बन गया है, एक्चुअली स्क्वायर लूप के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लोइंग इन दिस स्क्वायर लूप, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी, और इसको भी इन्फिनिटी, इसको वाई एक्सिस भी मान सकते हैं। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है, और हमारा जो स्क्वायर लूप है वो एक्स एक्सिस पर है, मतलब सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप इज ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप ऑन द एक्स एक्सिस। ये डिस्टेंस हमने ए मान ली है, और स्क्वायर लूप का साइड बी है, साइड ऑफ स्क्वायर लूप बी। आपको ना फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना कह सकते हो, या फिर फ्लक्स कैलकुलेट। पहले आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करो कितना आएगा। करंट स्क्वायर लूप में है और ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन। पहले तो फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड कैपिटल एम म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्वाइल्स तो है नहीं, कोई प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल नहीं है, बट वायर है एक, जस्ट एक वायर है और एक स्क्वायर लूप है। तो एक यहाँ पर तो लूप है, बट यहाँ पर कोई लूप डिफाइन नहीं किया गया इसमें, और फ्लक्स आपको किसी न किसी लूप के लिए चाहिए होता है। फ्लक्स या इंडक्टेंस हमेशा क्लोज पाथ का होता है, ऑलवेज फॉर ए क्लोज पाथ, किसी क्लोज्ड बाउंड्री का होना चाहिए, किसी क्लोज लूप का होना चाहिए। तो ये जस्ट एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ पर क्लोज लूप है। अब आप इसमें से किसको प्राइमरी मानोगे और किसको सेकेंडरी मानोगे, ये क्वेश्चन है। हम लोग किसको प्राइमरी मान ले और किसको सेकेंडरी मान ले। तो जो डिस्कशन चल रहा था अभी तक, ये हो रहा था कि
जब भी आपको दो दो सिस्टम दिए जाएंगे ना, आप लॉन्ग वायर को प्राइमरी या सेकेंडरी कुछ भी मानो, स्क्वायर लूप को आप कुछ भी मान सकते हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम स्क्वायर लूप के अंदर करंट देखते हैं तो फ्लक्स कैलकुलेट कौन से एरिया का करोगे आप, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन सा एरिया होगा जिसका फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा? अगर हम स्क्वायर लूप को अपना प्राइमरी कॉइल मानते हैं और करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो फिर हम सेकेंडरी कॉइल किसको मानेंगे, यानी कि एरिया कौन सा कंसिडर करेंगे जिसके थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कहीं पर क्लोज तो हुआ नहीं है, कोई कोई एक क्लोज पाथ तो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे यही वाला कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो पेयर ऑफ कॉइल्स के लिए होता है। दैट मीन्स अगर स्क्वायर स्क्वायर लूप में आई करंट फ्लो होगा और हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं। जी अंबर, ठीक है, हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। भले आपके न्यूमेरिकल्स में, भले आपके सामने क्वेश्चन में करंट किसी कॉइल में दिखा दिया गया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसी करंट को लेकर के फ्लक्स निकालें। तो हम लोग अपने कंसेप्ट के हिसाब से, अपने कंसेप्ट के हिसाब से म्यूचुअल, हाँ जी सात्विक, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हो आप, कि आप स्क्वायर लूप में करंट आई फ्लो करने की बजाय लॉन्ग वायर में करंट आई फ्लो करा दो और फ्लक्स स्क्वायर वाले का फाइंड कर लो। क्योंकि जब हमको ये फ्रीडम मिला हुआ है कि हम किसी भी वायर को प्राइमरी कह सकते हैं और किसी भी वायर को सेकेंडरी कर सकते हैं, तो हमें एडवांटेज ये ज्यादा मिल रहा है कि हम स्क्वायर लूप में करंट फ्लो करने की बजाय इतना ही करंट लॉन्ग वायर में इमेजिन करें, यानी लॉन्ग वायर को प्राइमरी मान ले और स्क्वायर लूप को सेकेंडरी मान करके स्क्वायर लूप के एरिया के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर दे। ये ज्यादा फायदे में है, मतलब ये बेनिफिशियल भी है और ये वर्केबल भी है, बिकॉज कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करो, मतलब ये एक तरीके से हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर करंट दिया गया है, बट हम इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे कि ये जो लॉन्ग वायर है इसमें हम करंट आई इमेजिन करेंगे, यानी लॉन्ग वायर को हम प्राइमरी मान लेते हैं, अपना प्राइमरी प्राइमरी कॉइल मान सकते हो या प्राइमरी वायर मान लो, और स्क्वायर लूप को हम अपना सेकेंडरी मान लेते हैं और फ्लक्स स्क्वायर लूप का निकालेंगे, फ्लक्स फॉर द स्क्वायर लूप। और ये कैसे निकालेंगे, स्क्वायर लूप का फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉन्ग वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाकर के इसका एक लीनियर स्ट्रिप मानोगे, लीनियर स्ट्रिप जिसकी विड्थ डी आर होगी, लीनियर स्ट्रिप ऑफ विड्थ डी आर, और डी आर वाले पोर्शन का फ्लक्स निकालेंगे। और वो इससे निकालोगे, लॉन्ग वायर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, और इसका एरिया बी इंटू डी आर, और इस फ्लक्स को इंटीग्रेट करना होगा। हाँ जी निखिल, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट ए से बी तक के लिए ये फ्लक्स आ जाएगा। बस फ्लक्स कैलकुलेट करो, एंड फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट आई, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट आई, वही इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट आई कर दो और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई। सॉरी, लिमिट जो है, लिमिट में मिस्टेक है, लिमिट ए से बी प्लस ए की होगी, लिमिट ए से बी प्लस ए की चलेगी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो भी हमारा फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई कर देंगे और उसके थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे। मतलब ये कंसेप्ट कई बार यूज होना पड़ेगा, कई बार यूज करना पड़ता है कि भले ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करंट दिया गया है, फिर भी हम चेंज कर सकते हैं। हम इस करंट को यहाँ की बजाय वायर में शिफ्ट कर दें और फ्लक्स स्क्वायर लूप का निकाल दें, क्योंकि स्क्वायर लूप में अगर आप करंट को रखते हो तो फ्लक्स निकालने के लिए कोई डिफाइंड एरिया नहीं बन रहा मेरे पास। तो हम ये कंसेप्ट बार बार यूज करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस में, इस कंसेप्ट को हम कई बार यूज करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी को आप डिसाइड करो एंड देन कैलकुलेट कर दो कि फ्लक्स कितना होगा अपने अकॉर्डिंग।
सर ये मेरा एक डाउट है। बोलो बोलो, डाउट बोलो। सर इसी वाले प्रॉब्लम में सर, अगर हमसे क्वेश्चन में ही पूछा जाता कि सर जो लॉन्ग वायर है हमें उसका फ्लक्स निकालना है, तो क्या सर हम नॉट डिफाइंड कर देते कि इस प्रोसेस जाके पहले कैपिटल एम निकालते और फिर उसको मतलब करंट ऑफ स्क्वायर लूप से मल्टीप्लाई कर देते हैं? एम इंटू आई ही करेंगे, फ्लक्स एम इंटू आई होगा। मतलब सर हम लोगों ने इसलिए उसका अप्रोच को नहीं यूज किया क्योंकि सर हम एक्चुअली फाइंड नहीं कर सकते फ्लक्स उसका डायरेक्टली। हाँ मतलब एक्चुअली लॉन्ग, देखिए, हाँ फ्लक्स निकाल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि लॉन्ग वायर से एसोसिएटेड कोई वेल डिफाइंड लूप तो है नहीं हमारे पास। जो लॉन्ग वायर है उससे डिफाइंड, उससे एसोसिएटेड वेल डिफाइंड लूप नहीं है। और फ्लक्स आप किसी न किसी एरिया का ही तो निकालोगे ना, तो एरिया डिफाइंड नहीं है वहां पर, तो यस। पॉसिबल नहीं हो पा रहा हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने इस अप्रोच को यूज किया है। लेकिन सर फिर सिग्निफिकेंस क्या होगा सर उसके फ्लक्स होने का? बता रहा हूँ अभी आपको, एक सेकंड में वो एक्चुअली एक क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ। मैं वो जो जेई एडवांस 2016 वाला क्वेश्चन है ना, वो मैं सर्च कर रहा था एक्चुअली, बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए होगा क्या एक्चुअली, इसमें क्या होता है कि हमारे अपनी समझने के ऊपर है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप कहते हो कि एक लॉन्ग वायर है, प्रैक्टिकली लॉन्ग वायर का मतलब होता है कि वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली लॉन्ग वायर का मतलब उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, और हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर लूप प्लेस कर रहे हैं, छोटा सा यहाँ पर एक स्क्वायर लूप रखा हमने, तो एक्चुअल में तो करंट हमको स्क्वायर लूप में दिया गया है। अच्छा, करंट हमेशा क्लोज पाथ पे फ्लो करता है, करंट हमेशा ही क्लोज पाथ पे होगा। तो अगर आप इस लॉन्ग वायर को कह रहे हो तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक क्लोज लूप का पार्ट होगा। जो लॉन्ग वायर है, मैं आपको समझाता हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो समझो। एक्चुअल में क्या होता है कि जिसको भी हम लॉन्ग वायर कहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये लॉन्ग वायर दोनों साइड से ओपन एंड होगा, क्योंकि अगर ये दोनों साइड ओपन एंड होगा तो फिर इसमें करंट का फ्लो कैसे होगा? करंट हमेशा किसी क्लोज पाथ पे आना चाहिए। सो एक्चुअल में लॉन्ग वायर को आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग वायर को ये मान सकते हो कि वो किसी इमेजिनरी लूप की एक साइड है। मैं समझा रहा हूं इसका क्या मतलब है, देखो हम लोग वर्चुअली एक क्या करेंगे, एक वर्चुअल लूप मानेंगे यहाँ पर, एक वर्चुअल लूप मानो आप, ठीक है, एक वर्चुअल लूप। उस वर्चुअल लूप की एक साइड आपकी जो लॉन्ग वायर दी गई है ना वो होगी, और बाकी की तीन साइड हमारी ऐसी होंगी। मतलब एक्चुअल मतलब ये होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक वायर रखो और उसमें करंट फ्लो करने लगे। जब तक कि वो वायर किसी क्लोज लूप का पार्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ पर करंट फ्लो कभी करेगा भी नहीं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स में हमको ये कहा जाता है ना कि देयर इज अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, मैक्सिमम क्वेश्चंस में कहा जाता है कि एक लॉन्ग वायर है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो वो कहना ये चाहते हैं आपसे कि वो जो लॉन्ग वायर है और उसमें करंट आई है, तो वो लॉन्ग वायर किसी बड़े इनफाइनाइट साइज के लूप का, एक बड़े इनफाइनाइट साइज के लूप की एक साइड है वहां पर, जस्ट वो एक साइड है, और उसकी बाकी की साइड इन्फिनिटी पर लोकेटेड है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और इसी वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हो बाय द लॉन्ग वायर, देखिए इस पॉइंट को मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ। देखो हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस समझना, आप एक डिफरेंस समझा है इसमें ना, अगर आपने एचसीवी का ईएमआई चैप्टर लगाया हो तो उसमें एक शॉर्ट आंसर्स में एक क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स में, अब एक्चुअली उसको हम लोग देखते नहीं है, उसमें उन्होंने क्या कह रखा है, यहाँ पर एक फाइनाइट वायर है, ठीक है, करंट आई का फाइनाइट वायर, और यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर है करंट आई का। हम लोग एम्पियर लॉ किस में लगा सकते हैं, ये बताओ आप। एम्पियर लॉ आप यहाँ पर कहाँ लगा सकते हो, किसमें, किसके थ्रू एम्पियर लॉ से हम करंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट वायर है और एक फाइनाइट वायर है। अब समझते हैं, इनफाइनाइट। समझते इसको, समझो क्यों, ऐसा क्यों है। ये जो फाइनाइट वायर है, इससे इससे इसके बाइसेक्टर पे आओ जरा, इस फाइनाइट वायर के बाइसेक्टर पॉइंट पर आओ, क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का? फाइनाइट वायर के बाइसेक्टर पॉइंट पर आए तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, जरा इमेजिन करें, क्या डायरेक्शन दिखाओगे इस फाइनाइट वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हो, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ दिखाना चाहिए मुझे?
तो वो इनटू द पेज into the दिखाएंगे, page। यानी क्रॉस दिखाएंगे। और इस फाइनाइट वायर के लेफ्ट साइड पे दिखाएं तो इस फाइनाइट वायर की लेफ्ट साइड पर अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो डॉट फॉर्म में होगा। एक्चुअली इस पूरे फाइनाइट वायर के चारों तरफ, अगर आप इस फाइनाइट वायर के चारों तरफ चेक करोगे तो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन सर्कुलर होगी। और इनफाइनाइट वायर के केस में भी यही होगा। इनफाइनाइट वायर के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ सर्कुलर आएगी। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे को, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों जगह सर्कुलर है, यहां पर भी, फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहां पर वो बाइसेक्टर पे सर्कुलर होगी, बाकी जगह नॉन सर्कुलर होगी। यहां पर हर जगह सर्कुलर होगा। प्रॉब्लम क्या है, एम्पियर लॉ क्यों नहीं लगा सकते हो यहां पर? अब क्या दिक्कत आ रही है एम्पियर लॉ लगाने में? अगर मैं यहां पर इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ साथ अपना कोई एक लूप इमेजिन करूं और एम्पियर लॉ फॉलो करना चाहूं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? इमेजिन करो, मतलब क्या एरर मिल रही है आपको? एम्पियर लॉ कहता है कि क्लोज लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट्स पर सर्कुलर फॉर्म की होगी, और हम सर्कुलर लूप भी मान रहे हैं। तो बी और डी एल दोनों पैरेलल डायरेक्शन में चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बी इंटू टू पाई आर हो गया। और इस लॉजिक से म्यू नॉट इंटू आई आंसर आना चाहिए, जो कि एक गलत रिलेशन है। हम सबको पता है कि फाइनाइट वायर के लिए ये आंसर नहीं आता, वो बायट सेवर्ट लॉ से आता है। तो मिस्टेक क्या है यहाँ पर? जबकि वही इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम इसी अप्रोच से निकालते हैं। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी अप्रोच को यूज करके सॉल्व करते हैं, और फाइनाइट वायर में हम उसी अप्रोच को जब लगा रहे हैं तो गलत आंसर आ रहा है। सर फाइनाइट वायर का भी सर जो सर्किट होगा उसके और वायर्स का इससे मतलब कि इंटरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। बिल्कुल राइट, कि वायर कभी भी ओपन वायर नहीं हो सकता, कोई भी वायर ओपन वायर करंट कैरी नहीं कर सकता। एक्चुअल में जब आप ये कहते हो कि ये फाइनाइट वायर हो गया, तो फिर इसका कोई ना कोई क्लोज लूप रहा होगा, करंट किसी ओपन वायर में फ्लो कर ही नहीं सकता। तो इसके जो बाकी कनेक्टिंग वायर्स होंगे, मतलब जहां से भी ये लूप आपका कनेक्ट हो रहा होगा, वो लूप एक फाइनाइट साइज का लूप होगा, और उसकी बाकी करंट्स में से हो सकता है कोई करंट एम्पियर लूप के अंदर से पास हो रही हो। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर है, मतलब ये एक तरीके से कंफ्यूज करने वाला क्रॉस क्वेश्चनिंग है कि अगर हम फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एम्पियर लॉ से निकालते हैं तो मैथमेटिकल वर्किंग में आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा, इसमें कोई गलती दिखेगी नहीं, इसमें कोई गलती नहीं दिखेगी मुझे। लेकिन फिर भी मेरा आंसर गलत माना जाता है। वो इसलिए गलत माना जाता है कि अगर ये फाइनाइट वायर है और इसमें करंट आई है, तो करंट कभी भी ओपन वायर में नहीं फ्लो कर सकता। इसका क्लोज लूप कहीं ना कहीं नियर बाय होगा, नियर बाय इसका क्लोज लूप होगा, और उस क्लोज लूप के जो वायर्स होंगे वो भी हो सकता है एम्पियर लॉ से क्रॉस, एम्पियर लूप के अंदर से क्रॉस कर रहे हैं। इस वजह से आप एम्पियर लॉ से यहाँ पर आंसर नहीं निकालते हो। लेकिन वो चीज यहाँ पर क्यों वर्क कर जाती है, इनफाइनाइट वायर में क्यों वर्क कर जाती है वो चीज? क्योंकि जब वायर ही इनफाइनाइट साइज का है, तो ये जिस लूप का पार्ट होगा, किसी न किसी लूप का पार्ट होगा ये, वो लूप भी इनफाइनाइट साइज का होगा। और अगर वो लूप इनफाइनाइट साइज का होगा और हमारा एम्पियर लूप फाइनाइट साइज का है, एम्पियर लूप फाइनाइट साइज का है, और ये लॉन्ग वायर जो करंट कैरी कर रहा है ये किसी इनफाइनाइट साइज के लूप का पार्ट है, तो उस इनफाइनाइट साइज का लूप के बाकी वायर्स कंफर्म्ड है कि थ्रू एम्पियर लूप नहीं जाएंगे, वो एम्पियर लूप के अंदर से नहीं जाएंगे, वो एम्पियर लूप के बाहर से चले जाएंगे। और एम्पियर लॉ इसीलिए यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करता है और यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क नहीं करता है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि इंडक्टेंस हमेशा क्लोज लूप के लिए काम करता है, कभी भी ओपन वायर का इंडक्टेंस नहीं होगा, आएगा ही नहीं आंसर आपका कभी। तो ये जितने भी लॉन्ग वायर दिए जाते हैं वो आप मान के चलना कि वो किसी इनफाइनाइट साइज के लूप की
जस्ट एक साइड दी जा रही है आपको, इनफाइनाइट साइज के लूप का एक साइड दिया जा रहा है और बाकी के 3 साइड का फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर हैं, इनका मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर आएगा भी नहीं। क्लियर हुआ आपका पॉइंट, या अभी भी डाउट है इसमें कोई? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट वायर में। अब ये सब, क्योंकि एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखो आप, करंट कभी भी ओपन वायर में फ्लो हो ही नहीं सकता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑलवेज क्लोज पाथ, ऑलवेज। अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है आपको। देखो मैं ना एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेगमेंट की तरफ हम लोग हैं इस समय। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जे एडवांस क्वेश्चन था वो ये था, कुछ ऐसा फिगर था उसमें, ऐसे करके एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर दिया था उन्होंने, एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर था और अब एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, बट उसको टच करता हुआ, इस हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर को टच करता हुआ एक ट्रायंगुलर लूप था। अगर आप में से किसी के पास इस टाइम पर पेपर हो, मतलब, तो थोड़ा सी हेल्प कर दो, उसमें से अगर डेटा बता सकते हो मुझे कि 2016 का पेपर है, अगर आप मेरे आसपास कोई बुक हो किसी के पास तो थोड़ी हेल्प कर दो यस मेरी। सर है। तो आप बताओ उसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट हाँ इतना है कि सर सर जो एंगल दिया हुआ है वो मतलब वर्टेक्स का जो एंगल जो टच कर रहा है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये एक लॉन्ग वायर है, इसका कुछ पीक्यू वगैरह नाम भी है शायद। सर नाम तो नहीं दिया, बाकी ये दिया हुआ है कि सर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये डिस्टेंस और दी होगी फिर, ये सर 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। है ना, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है उसमें? सर करंट की डायरेक्शन दी है लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हमारे पेपर पे एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो ट्रायंगुलर लूप में एक एंटी क्लॉकवाइज करंट दिया गया, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? सर दिया है कि जो करंट के रेट है इंक्रीज करने का वो है 10 एम्पियर पर सेकेंड, और जो कांस्टेंट रेट है। मतलब di/dt की वैल्यू 10 एम्पियर पर सेकेंड है, यस सर। ठीक है। और फिर उसके बाद सर डेटा में यही दिया, इसके आगे सर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सर, मतलब स्टेटमेंट्स लिए हैं, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है उसमें, 4 ऑप्शन में से बताने कौन से सही हैं। हाँ, तो पहला ऑप्शन देखो, उसमें ये है ना कि इंड्यूस करंट इन द वायर, लॉन्ग वायर, मेरे ख्याल से यही है फर्स्ट ऑप्शन। सर पहला ऑप्शन सर इसमें ये है कि सर मतलब फोर्स रेपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है वायर और लूप के बीच में। चलिए एक हाँ आप लाइन पे रहना, मतलब पूछूंगा आपसे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब करंट इंक्रीज कर रहा होगा, इस ट्रायंगुलर लूप में करंट इंक्रीज कर रहा होगा, तो इस ट्रायंगुलर लूप में और इस लॉन्ग वायर के बीच अट्रैक्शन काम करेगा या रिपल्सन काम करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो उनका ये है, मल्टी करेक्ट है एक्चुअली, ये मल्टी यस करेक्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो ये उठता है कि यार इसके अंदर कोई करंट नहीं दिया हुआ है आपको, लॉन्ग वायर में कोई करंट नहीं है। क्वेश्चन पेपर जब जिनके सामने है वो एग्री करेंगे कि लॉन्ग वायर में करंट नहीं है, यस सर। करंट इस लूप के अंदर है। तो यस पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्यों लगेगा। पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि फोर्स क्यों आएगा इनके बीच में, सर उसकी ठीक है नहीं? मैग्नेटिक फील्ड से सर एक इंड्यूस करंट बनेगा और उस इंड्यूस करंट की वजह से बाद में सर फोर्स लग जाएगा। राइट, कि इस ट्रायंगुलर लूप की वजह से इस लॉन्ग वायर में करंट इंड्यूस होगा। फिर वही क्वेश्चन उठा कि एक ओपन वायर में करंट कैसे फ्लो करेगा। लॉन्ग वायर तो ओपन वायर है, इसमें करंट फ्लो कैसे करेगा, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज पाथ में जाना चाहिए। समझो आप, ये मैं पॉइंट समझा रहा हूं आपको। देखो कई सारे स्टूडेंट्स तो यही नहीं समझ पाए कि इसमें करंट फ्लो कैसे करेगी, जबकि ये एक ओपन वायर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लॉन्ग वायर ओपन नहीं होगा, एक्चुअल में ये किसी बड़े लूप का पार्ट होगा। एक्चुअल में ये एक बड़ा लूप होगा, बिगर लूप, इनफाइनाइट साइज का लूप होगा, और उसमें सिर्फ एक साइड आपको ये दिखाई जा रही है, जस्ट एक साइड दिखाई जा रही है, सिर्फ एक साइड। राइट, समझिए आप इस चीज को। तो ये इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि अच्छा ये जो लूप है ये लॉन्ग वायर है। नहीं सूरज, वो लॉजिक नहीं है बच्चा, ये लॉजिक
सिर्फ प्योरली मैं बता रहा हूँ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए। उनको यही नहीं समझ में आएगा कि ये इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट चाहिए इसमें आपको। हालांकि लेंज लॉ फॉलो करेंगे ना, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आप ये इमेजिन करो कि जो ये लॉन्ग वायर है इसको हाइपोथेटिकली एक इनफाइनाइट साइज के लूप से कनेक्ट करो, इनफाइनाइट साइज के। एक सेकंड बच्चा होल्ड करना। जी, तो आप इसको ऐसे मानो कि ये एक लूप होगा यहाँ पर, इनफाइनाइट साइज का लूप। अब ये क्वेश्चन दो लूप का हो गया, एक लूप यहाँ पर और एक लूप यहाँ पर, दो लूप हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा वो किस तरफ होगा। तो वो कैसे डिसाइड होगा वो भी बताता हूँ आपको। ये जो ट्रायंगुलर लूप है इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से आप राइट हैंड को अपना एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। राइट हैंड जब आपका एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाओगे तो थंब ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ आने का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगुलर लूप है ये इनसाइड लूप आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि कोई भी क्लोज लूप अगर अपने इनसाइड में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो सेम लूप अपने आउटसाइड रीजन में अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। एक लूप अपने इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो तो आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लूप के इनसाइड होगी एग्जैक्टली उसका अपोजिट लूप के आउटसाइड कर दीजिए। अब यहां पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और हाँ जी श्रेयस एक मिनट, और करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। अब आप इमेजिन करो कि एक तरीके से यहां पर आपके पास एक लूप आ गया, क्लोज लूप आ गया, और उस क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और इंक्रीज कर रहा है। अब लगाओ यहां पर लेंज लॉ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। लेंज लॉ फॉलो करो कि इस बड़े इमेजिनरी लूप के अंदर कैसा करंट फ्लो करेगा, इस बड़े इमेजिनरी लूप के अंदर करंट कैसा फ्लो करेगा। अगर इनवर्ड डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रही है तो इसके अंदर कुछ ऐसा इंड्यूस करंट चाहिए जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आती हो, और वो करने के लिए अगर आप चेक करोगे प्रॉपरली तो यहां पर इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ में आया आपको। ये भी ऑप्शन है उसमें, ये भी ऑप्शन है वैसे कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर होगी, है या नहीं उन चारों ऑप्शंस में से। ये यस सर है एक। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछा होगा उसमें। यस सर एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है। तो ये इस क्वेश्चन में पी से क्यू की तरफ, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब बताओ इन दोनों में कैसा फोर्स आएगा भाई। हालांकि वो लॉजिक से भी दिया जा सकता है, तो ये लॉजिक से भी आप दे सकते हो। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो हमेशा आपसे ये कहा गया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे तो थंब को उसके अपोजिट रखो, यानी थंब ऊपर की तरफ रखेंगे और फिंगर बंद करेंगे, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट आएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब इन दोनों में इंटरेक्शन होगी। अब इंटरेक्शन किधर होगी वो आप देख लो। इफेक्टिवली करंट जो जा रहा है ना, ट्रायंगुलर लूप में जो करंट जा रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो इफेक्टिवली करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इफेक्टिवली दैट मीन्स इसके अपोजिट ये करंट आपका पी से क्यू की तरफ चल रहा है, और इन दोनों वायर्स को देखा जाए, इन दोनों वायर्स को, तो इफेक्टिवली करंट आपका लेफ्ट साइड पे जा रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन की करंट मिलेंगी तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, ये डिसाइड कर लो आप किस टाइप की फोर्स आएगी।
और वैसे भी आपसे कहा गया है कि जो लूप होते हैं वो हमेशा चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करते हैं, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करते हैं। हाँ जी, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है यानी कि फ्लक्स इंक्रीज करा जा रहा है, तो उसको अपोज करने का तरीका ये है कि ये लूप रिपेल हो जाए ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फील्ड रिड्यूस कर जाएगी, यानी रिपल्सिव फोर्स आएगा। पिछली क्लास में भी इसीलिए मैंने कहा था कि 2016 वाला क्वेश्चन लगाओ तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो एक तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आ गया, दूसरा रिपल्सन आ गया। अब तीसरा उसमें मेरे ख्याल से इंड्यूस करंट की वैल्यू या फिर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी पूछी है। सर ये सर इंड्यूस ईएमएफ पूछा है। तो अब इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर, और किसके अंदर पूछा है, ध्यान से सुनो जरा, किसमें पूछा है इंड्यूस ईएमएफ, किसमें पूछा उन्होंने? सर वायर में। अब बताइए कैसे होगा, इस वायर में इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा? ईएमएफ तो क्लोज लूप के अंदर आता है, तो एक्चुअल में इस वायर में ईएमएफ नहीं है, क्योंकि ये वायर किसी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बिगर लूप का पार्ट है। तो उस बिगर लूप के अंदर एक ईएमएफ आएगा, यानी इस बड़े वाले लूप में ईएमएफ आएगा छोटे वाले लूप की वजह से, इस छोटे लूप की वजह से इस बड़े लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। निकालेंगे कैसे उसको? ये आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस से। एक लूप की वजह से दूसरे लूप में अगर ईएमएफ आ रहा है तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब ये कैसे निकालोगे? पहले इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, पहले कैपिटल एम सॉल्व करना पड़ेगा इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट यूज किया था वो फॉलो करेंगे, कि हम लॉन्ग वायर को प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं। हम अपने लॉन्ग वायर को प्राइमरी मान करके और ट्रायंगुलर वाले को सेकेंडरी मान करके पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। अभी फिलहाल मैं इसको एच लिखता हूं, बाद में आप इसको 10 सेंटीमीटर कर देना। कैसे निकालेंगे देखो, लॉन्ग वायर को प्राइमरी मानोगे और ट्रायंगुलर लूप को अब अपना सेकेंडरी कॉइल मान लो, सेकेंडरी लूप मान लो। और अब इसको कैसे निकालेंगे देखो, तो आपको स्ट्रिप लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आती ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के अंदर एक लॉन्ग वायर के पैरेलल जाकर के स्ट्रिप चूज करनी पड़ेगी, और हम ये मानेंगे कि वो स्ट्रिप लॉन्ग वायर से वाई डिस्टेंस पर है और फर्दर वो डी वाई आगे जा रहा है। तो अब आपको ना ये एरिया निकालो पहले, ये एरिया कितना होगा, ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पार्ट आएगा यहाँ पर, कैलकुलेशन पार्ट। देखो, तो अगर यहां से हम वाई डिस्टेंस पर हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर आप ये वाई डिस्टेंस पे आ रहे हो तो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अगर ये वाई डिस्टेंस होगा तो ये हाफ लेंथ भी वाई हो जाएगी, यानी टोटल लेंथ ये 2y हो जाएगी। तो 2y और इंटू डी वाई, 2y इंटू डी वाई इस स्ट्रिप का एरिया बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बाय द लॉन्ग वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई, इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट ऑफ वाई 0 से लेकर के गिवन हाइट एच तक के लिए ये फ्लक्स कैलकुलेट होगा। और जब फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आप, फ्लक्स कैलकुलेट करो, और फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद, फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद ईएमएफ कैसे निकालना है वो फैराडेज लॉ से आ जाएगा, ईएमएफ माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी करके। सो फ्लक्स फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई मेरे ख्याल से, और वाई वाई कैंसिल, टू टू कैंसिल, म्यू नॉट आई और डी वाई बचा खाली, यानी एच हो गया यहाँ पर। अब आप ईएमएफ निकालो माइनस डी फाई बाई डी टी करके। तो उसमें कैपिटल आई का रेट दे रखा है, यानी ये माइनस म्यू नॉट एच ओवर पाई और डी आई बाई डी टी, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 म्यू नॉट, नीचे ये पाई, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और डी आई बाई डी टी की वैल्यू वो भी 10 दे रखा है। तो वैल्यू बताना यार प्रथम जी, देखो यही है कुछ और है? सर यही ऑप्शन है। नहीं, वैल्यू क्या आ रही है उसमें? सर आंसर सर म्यू नॉट बाई पाई दिया हुआ है। अच्छा, म्यू नॉट के फॉर्म में आंसर है? यस सर।
ओके, तो ठीक है, फिर म्यू नॉट के फॉर्म में रखो आंसर। अगर म्यू नॉट के फॉर्म में है तो म्यू नॉट को रहने दो, माइनस म्यू नॉट, फिर तो एच और डी आई बाई डी टी। एच 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 मीटर हो गया वो, और डी आई बाई डी टी 10 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन लेंज लॉ की वजह से है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी म्यू नॉट बाई पाई हो गई, ईएमएफ की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन पाई। यही आंसर है। यस सर। यस सर। सर एक और पार्ट और है। हाँ वो पता है, वो रोटेशन वाला है कि उस लूप को रोटेट किया जा रहा है। यस सर। वो अब आप करोगे, मतलब वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि इसके अंदर ईएमआई के सारे कंसेप्ट यूज कर दिए उन्होंने, एक ही न्यूमेरिकल उठाया और उसमें सब कंसेप्ट लगा डाले। तो अब आप सोचो एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आई होगी, जिन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझी होगी, उनके लिए ये क्वेश्चन कभी सॉल्व होगा ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते इसको सॉल्व, क्योंकि वो यही नहीं सोच पाएंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी इंटरचेंज किए जा सकते हैं। हम प्राइमरी सेकेंडरी को इंटरचेंज करके भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। लोग इसी में दिमाग लगाते रह गए कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो हम फ्लक्स निकालेंगे कहाँ पर, इसमें करंट है तो हम फ्लक्स कौन से एरिया का निकालें, वो यही नहीं समझ पाते। और यही मैं पिछली क्लास से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो कॉइल्स के बीच में ये डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा कि आप किसी को प्राइमरी मान लो और किसी को भी सेकेंडरी मान लो, और सेकेंडरी हमेशा उस कॉइल को माना करो जिसका फ्लक्स कैलकुलेशन आपको आसान दिखता है। और एक बार फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा फिर ईएमएफ आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, माइनस डी फाई बाई डी टी करके। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस लॉन्ग वायर की। तो ये हालांकि कैलकुलस कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल इंटीग्रेशन है, बेसिक सा। ये है क्वेश्चन। और फोर्थ पार्ट उनका है, बट वो डिस्कस नहीं करेंगे। फोर्थ पार्ट में उन्होंने इस स्क्वायर लूप को इस लॉन्ग वायर के अराउंड रोटेट कर दिया है, मतलब लॉन्ग वायर के अराउंड इस ट्राइंगल को रोटेट किया किसी ओमेगा वेलोसिटी से, और फिर उन्होंने ईएमएफ के बारे में पूछा है। तो वो चौथा पार्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ भी, उसको देखिएगा कैसे होगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट या अभी भी डाउट है इसमें कोई? बोलो भाई, अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े फिर। यस सर। आवाज नहीं आई, बेचा भी कोई Yes, बोल रहा sir. था उसकी आवाज। हो गया क्लियर। ठीक है जी, देख लीजिए क्या। यस सर। थोड़ा आप इसको एक बार जरूर और करना, बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और 2016 सबको पता है कि उसका एक ये क्वेश्चन नहीं है, उस पेपर का हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है। तो अगर किसी को अपनी फिजिक्स ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी है तो 2016 का पेपर लगा ले वो, तो सारा जो है वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। और अगर किसी को लगता है कि उसकी फिजिक्स बहुत खराब है तो वो 2017 का पेपर लगा ले, उसका भी मतलब गलत फहमी दूर हो जाएगी। ये दो एक्सट्रीम केसेस थे, 2016 मोस्ट डिफिकल्ट था और 2017 मोस्ट इजी पेपर जी में। तो जैसी आपकी स्टेटस हो उसके हिसाब से लगाइए, और किसी का स्टेटस बीच में है तो 2018 लगाओ। सबके लिए कुछ ना कुछ जेई में है। ठीक है, चलिए तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे हैं, मतलब और एक क्वेश्चन है, एक और लास्ट क्वेश्चन करा दें इसको। अब एक्चुअली जो लास्ट क्वेश्चन मुझे करना है वो थोड़ा सा ना, क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन को हम इस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के ऊपर लेके चलेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में दो सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था, नोट्स आपके सामने होने चाहिए इस टाइम पर। दो सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, वो रिजल्ट हमें को चाहिए, और वो रिजल्ट इसकी बात कर रहा हूं मैं, कि टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स के केसेस में हम लोगों ने इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, और काफी पहले मतलब एक सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाला हुआ है। तो अब जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूं उसका ध्यान से सुनना। हमारे पास अगर टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं, तो मैं फिगर यार दोबारा तो नहीं बना पाऊंगा, है ना। आप भी चाहो तो अपने पुराने वाले नोट्स में ही ऐड कर लो, अगर स्पेस है तो वहीं पर लिख लो, क्योंकि फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप उसी नोट्स में आसपास कोई जगह हो
या एक पेज वहां पर पेस्ट कर लो और वहीं पर लिख लेते हैं इसको। लिखना क्या है कि हम लोगों ने इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है, तो हमारा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। अब जरा याद करो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, एक लॉन्ग सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस ये भी कैलकुलेट की गई है। जहां पर मैंने सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट किया था वहीं पर लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट भी किया हुआ है, ठीक है। तो नोट्स रिवाइज होने चाहिए। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्फ इंडक्टेंस इसमें से इनर वाले का कितना होगा, L1 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल, एंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आउटर कॉइल, जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, लॉन्ग सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस मैंने उस समय भी कहा था कि याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना होता है। सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको याद रखनी पड़ती है। तो कोई बताएगा इसमें क्या था यार सेल्फ इंडक्टेंस, एक सोलेनोइड के फॉर्मूला, लॉन्ग सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला किसी को याद है? बोलो भाई किसको याद है? तू लॉन्ग सर सोलेनोइड म्यू की सेल्फ नॉट, इंडक्टेंस म्यू सर नॉट, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल। तो म्यू नॉट पाई, जब अंदर वाले की बात करेंगे तो हम R1 स्क्वायर रखेंगे, एन स्क्वायर भी था वहां पर और उसके साथ उसकी लेंथ। लेंथ थी। और ऐसे ही जब बाहर वाले का सेल्फ इंडक्टेंस रखोगे तो म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर N2 स्क्वायर इंटू L ये बनेगा। तो मैं जानबूझ करके पुराने वाले पेज पे ही लिख रहा हूँ जस्ट टाइम सेव करने के लिए, अदरवाइज सब कुछ दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस पहले के लेक्चर्स में है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पुराने लेक्चर में है। आज क्या करना है, हमें इन दोनों को देखना है एक साथ। अब जब आप इन दोनों को एक साथ देखोगे तो एक चीज समझो, आप L1 L2 और यहां पर M चेक करो, ये वैल्यू कितनी आएगी, M स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 L2 कितना आएगा, चेक करते हैं। M स्क्वायर, M जो है वो इन दोनों सोलेनोइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस है और L1 और L2 इन दोनों सोलेनोइड्स की अपनी अपनी सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं। तो उनके अपने अपने सेल्फ इंडक्टेंसेस और उस पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस, मेरे को एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 L2 की वैल्यू चेक करनी है क्या बन रही है, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 L2 की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, आंसर आप ही लोग बताओगे, मैंने जो भी बता दे आप में से। सर R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। हाँ सूरज ध्यान से करो, ये बन रहा है R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, ये बनेगा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर फिगर के सर अकॉर्डिंग कम होगा। कम है सर। लेस देन 1 है ना, लेस देन 1। जानते हो अगर मैं दोनों सोलेनोइड बराबर रेडियस के ले लेता हूं, भाई दोनों सोलेनोइड बराबर रेडियस के ले लेते, बराबर रेडियस के सोलेनोइड कैसे लिए जा सकते हैं बताता हूं आपको। दोनों सोलेनोइड का रेडियस बराबर कैसे हो सकता है वो भी समझा रहा हूं। ऐसे हो सकता है कि हम क्या करें, एक सिलेंडर लें, एक सिलेंडर ले, उस सिलेंडर के ऊपर, उस सिलेंडर के ऊपर एक कॉइल आप रैप करो, ऐसे एक कॉइल उसके ऊपर लेके जाओ और उसी सिलेंडर के ऊपर, सेम सिलेंडर के ऊपर एक और वायर ले आओ, दूसरा वायर, और उस वायर को भी उसी सिलेंडर के ऊपर वाइंडिंग्स में कन्वर्ट कर दो। तो ये दो कॉइल्स हो गए ना, और लेकिन दोनों कॉइल सेम सिलेंडर के ऊपर हो गए। तो इस केस में R1 R2 बराबर हो गया। अगर हमारे दोनों कॉइल सेम सिलेंडर के ऊपर हैं तो ये R1 R2 बराबर हो गए, और अदरवाइज R1 इज लेस देन R2। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज को लेते हुए चले, अगर इन दोनों की पॉसिबिलिटीज को एक साथ लिया जाए कि या तो R1 लेस देन R2 होगा या फिर R1 R2 बराबर हो सकते हैं। इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस is always less than or equal to geometric mean of self inductances। समझना इस पॉइंट को, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ रही है अब
कि दो क्वाइल्स का जो भी सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका ज्योमेट्रिक मीन अगर आप कैलकुलेट करो तो उससे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी भी नहीं मिलेगा आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस उनके ज्योमेट्रिक मीन, सेल्फ इंडक्टेंसेस की ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि जो भी रिजल्ट्स मैं सोलेनोइड को लेकर के बनाता हूं वो जनरलाइज होते हैं। सोलेनोइड को यूज करके हम लोग रिजल्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि सोलेनोइड से डेरिवेशन करना आसान होता है हमारे लिए, सोलेनोइड से डिराइव करना इजी पड़ता है, इसलिए हम सोलेनोइड को यूज करते हैं। बट ये रिजल्ट्स जो हैं वो जनरलाइज रिजल्ट्स होते हैं। तो मैं यहां पर इनकी एक जनरल प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं दैट फॉर टू क्वाइल्स, किसी भी शेप के और किसी भी ज्योमेट्री के, फॉर टू क्वाइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 and L2, for two coils of self inductances L1 and L2, mutual inductance less than or equal to geometric mean of L1 L2। ये जनरलाइज प्रॉपर्टी है फॉर एनी टू क्वाइल्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि दो क्वाइल के आपको सेल्फ इंडक्टेंस दे दिए जाए और पूछा जाए कि इनका मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि दो क्वाइल्स की सेल्फ इंडक्टेंसेस की वैल्यू दी जाए और पूछा यह जाए कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर गिवन पेयर ऑफ क्वाइल्स। आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। कंसेप्ट अगर आप बिल्डअप करना है तो सोलेनोइड को यूज करते रहिए। सोलेनोइड से जो भी कंसेप्ट बनाओगे वो जनरलाइज कंसेप्ट बनेंगे। सोलेनोइड से कंसेप्ट बनाना आसान है हमारे लिए। चलिए एक और देखते हैं प्रॉब्लम। इसके अंदर हम दो क्वाइल्स को सीरीज में ऐड करने जा रहे हैं, क्वाइल्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। और ना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फिगर को आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करिएगा, मतलब साथ साथ करना कर पाओ तो एक बार देख करके, लेकिन थोड़ी स्पीड में, थोड़ा सा आपको स्पीड बिल्डअप करनी पड़ेगी अपनी और फिगर्स ड्रॉ करने के लिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर बना रहे हैं और उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर, मतलब कम साइज का, रेडियस कम होगी उसकी। और हम इनके ऊपर वाइंडिंग्स रखेंगे जैसे भी पीछे बनाया था। तो एक वाइंडिंग हम बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर रखेंगे। तो मैं डायग्राम कम करने के लिए ना, मतलब जल्दी से टाइम बचाने के लिए वायर्स कम दिखाऊंगा आपको। तो ये गैप नहीं है, एक्चुअल में ये दो के बीच में कोई गैप नहीं है, बट मैंने क्लैरिटी के लिए बना रखा है जल्दी से डायग्राम पूरा हो जाए मेरा। तो इसको मैंने नाम दे दिया A1 A2। और दूसरी क्वाइल मेरी अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर है, सेकंड क्वाइल अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर। कोशिश करना आप डायग्राम मेरे साथ साथ अगर बना पाओ तो ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं B1 B2। ठीक है, A1 A2 B1 B2। और इस डायग्राम को एक बार और कॉपी करना है, मतलब दो डायग्राम्स बनाने एक्चुअल में। तो एक चीज समझना बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि ये डिफिकल्ट पोर्शंस हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दो तरीके हैं इसको पढ़ने के, या तो स्किप करो इसे या थोड़ा सा पेन ले करके, मतलब कोशिश हम लोग भी करेंगे, कोशिश आप भी करो। और म्यूचुअल कोऑपरेशन से आप चाहो तो लर्न भी कर सकते हो। तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो डिफिकल्ट है तो स्किप करो इसे, या फिर चैलेंज ले करके इसको पढ़ लिया जाए। चलो इतना ही रखते हैं इसको, B1 B2। अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, इन दोनों क्वाइल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे।
ठीक है, अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो बता देना भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है मतलब या आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो बता देना उसे। अब हम इन दोनों कॉइल्स को ना आपस में कनेक्ट करेंगे, और कैसे कनेक्ट करेंगे ध्यान दीजिए। पहले वाले अरेंजमेंट में, इन द फर्स्ट अरेंजमेंट, मैं एक बैटरी कनेक्ट करूंगा और इसको B1 से कनेक्ट कर दिया और B2 वाली साइड को A2 से कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों कॉइल्स आपस में कनेक्ट हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज में इसलिए होगा कि जो करंट बाहर वाले सोलेनोइड में जाएगी वही करंट अंदर वाले सोलेनोइड में भी आएगी, सेम करंट दोनों कॉइल्स में आएगी। तो ये कहलाता है कि दो कॉइल सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो गए। और दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले फिगर में मैं क्या करने जा रहा हूं, बैटरी कनेक्ट करके A1 को कनेक्ट कर देंगे B2 के साथ और B1 को कनेक्ट करेंगे A2 के साथ। ये दो तरीके हैं इनको कनेक्ट करने के, दो कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्या होगा। इन दो कनेक्शंस में डिफरेंस क्या है, अगर ध्यान दिया जाए तो इन दो कनेक्शंस में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, और डिफरेंस किस सेंस में। तो अगर हम लोग मान लो राइट साइड से इसको व्यू करें, अगर हम अपनी आईज को यहां रखें और देखें, तो क्या दोनों कनेक्शंस में डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम राइट साइड से खड़े होकर के देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट आउटर सोलेनोइड में और डायरेक्शन ऑफ करंट इनर सोलेनोइड में एक जैसा होगा या फिर अपोजिट होगा, ये आपको बताना है इन दोनों फिगर्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, मैं बहुत स्लो चलूंगा इस आर्टिकल में, धीमे धीमे चलेंगे हम, लेकिन तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे कोऑपरेशन चाहिए उस साइड से। हम लोग मतलब वन साइडेड टीचिंग नहीं हो पाएगी इस टॉपिक में, वन साइडेड लेक्चर नहीं हो सकता। अनलेस आपकी तरफ से आंसर नहीं आएगा तो वन साइडेड अप्रोच में बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा इसमें। सर रेड सर फर्स्ट केस में ऑपोजिट होगा। फर्स्ट में अपोजिट दिख रहा है, श्योर हो आप लोग? यस सर Yes, sir. यस सर। अच्छा कैसे होगा अपोजिट, देखो जरा। क्योंकि इसमें क्या होगा, बैटरी से जो करंट गया वो बड़े बड़े वाले सोलेनोइड में तो ऐसे फ्लो करके चला जाएगा, छोटे वाले में डिफरेंस आएगा इसके बाद। और यहाँ पर नीचे की तरफ करंट आएगा, यानी कि ये दो कॉइल्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम करंट कैरी करेंगे, सेम करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और इसमें क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई गया और नेगेटिव टर्मिनल में करंट आई वापस आ जाएगा। तो जब नेगेटिव टर्मिनल में करंट आई वापस आ रहा होगा अंदर वाले कॉइल से, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे हो गया, यानी कि सेकंड फिगर में दोनों कॉइल्स में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, और फर्स्ट फिगर में दोनों कॉइल्स में करंट अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही है। तो ये दो तरीके हैं कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट करने के, या तो उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहेगा या फिर उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो जाएगा। सो टू कॉइल्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज इन two possible ways. First, they carry current in the same directions. Second, they carry current in the opposite directions. इसके बाद आइडियल सोलेनोइड कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड खाली सोलेनोइड के अंदर होती है। अब आप बताना, अगर हम इनर सोलेनोइड का रेडियस R1 मान लेते हैं और आउटर सोलेनोइड का रेडियस R2 मान लेते हैं, बाहर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स N2 और अंदर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स N1, इस तरीके से मान लो आप, N1 N2 करके इस तरीके से। ये बताओ, जो अंदर वाला सोलेनोइड है उसके इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस ऑफ इनर सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस ऑफ इनर सोलेनोइड, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो दोनों कॉइल्स अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। म्यू नॉट N2I बाहर वाले कॉइल की वजह से और म्यू नॉट N1I अंदर वाले कॉइल की वजह से। आपको देखना यह है कि ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे।
जबकि डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर वाले कॉइल में और डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर वाले कॉइल में अपोजिट डायरेक्शंस की हैं। तो अगर आप अंदर वाले सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी वहां पर, दोनों कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है उनका, तो ये सबट्रैक्ट होगा। सो दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनर सोलेनॉइड। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी होती है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इस सोलेनॉइड की लेंथ को एल मानते हैं तो इसको अंदर वाले सोलेनॉइड के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पाई r1 स्क्वायर एल से। ये मैंने एनर्जी कैलकुलेट कर दी, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। सो ये पोर्शन मैंने कैलकुलेट किया है, एनर्जी इनसाइड इनर सोलेनॉइड। प्लस ये वाला स्पेस जो इनर सोलेनॉइड और आउटर सोलेनॉइड के बीच वाला स्पेस है, अंदर वाले सोलेनॉइड और बाहर वाले सोलेनॉइड के बीच वाली स्पेस की बात करो आप, यहां पर किसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? मतलब इस स्पेस में, ये वाले स्पेस में जो अंदर वाले सोलेनॉइड और बाहर वाले सोलेनॉइड के बीच का पोर्शन है, यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो कौन सा कॉइल वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? जबकि हमें को ये पता है कि आइडियल सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाती। तो जो अंदर वाला कॉइल है, अंदर वाला सोलेनॉइड, इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी नहीं, अंदर वाले सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बाहर वाले कॉइल की होगी। तो सिर्फ बाहर वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये म्यू नॉट N2I उसका स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। और कितना वॉल्यूम है बिटवीन द टू सोलेनॉइड्स अगर कैलकुलेट करना हो, इनर सोलेनॉइड और आउटर सोलेनॉइड के बीच का जो स्पेस है उसका वॉल्यूम कितना है? इनर सोलेनॉइड और आउटर सोलेनॉइड के बीच वाली स्पेस का वॉल्यूम निकालना है मेरे को। तो वो वॉल्यूम निकलेगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एल करके। चेक कर लो ये सही लिखा है या नहीं लिखा करें। एनर्जी इन स्पेस बिटवीन सोलेनॉइड्स जो है, ठीक है जी, सही लिखा है इसको, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाहर वाले स्पेस में क्या मैग्नेटिक फील्ड है? मतलब एक 3 स्पेस है ना, देखो, पहला स्पेस अंदर वाली सोलेनॉइड, दूसरा स्पेस बिटवीन द सोलेनॉइड्स, तीसरा स्पेस आउटसाइड। बट आउटर स्पेस में तो किसी भी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये टोटल एनर्जी आ गई, ये टोटल एनर्जी आ गई, राइट? ये टोटल एनर्जी आई। हम इस टोटल एनर्जी को कंपेयर करना चाहेंगे हाफ इनका इफेक्टिव इंडक्टेंस इनटू आई स्क्वायर करके, हाफ एल इफेक्टिव आई स्क्वायर, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना, ये दो कॉइल्स का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे आप रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, कैपेसिटेंसेस का इक्विवेलेंट निकालते हो, वैसे ही आज मैं सेल्फ इंडक्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंसेस की इक्विवेलेंट फाइंड कर रहा हूं मैं यहां पर। अब थोड़ी मेहनत तुम लोग को करनी है, मैं बता रहा हूं क्या करना है इसमें। आपको थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है वो बता रहा हूं आपको। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा करके इसको एक्सपेंड करिए, पहले टर्म को एक्सपेंड करना है। और जब आप एक्सपेंड कर लोगे तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं यार, मैं रिजल्ट लिखूंगा और आप कंफर्म करना ये रिजल्ट आ रहा है आपका या नहीं आ रहा। हाफ एल इफेक्टिव आई स्क्वायर इक्वल टू
हाफ म्यू नॉट N1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर L इंटू आई स्क्वायर। कंफर्म करना है यार आपको, बता रहा कॉपी करने से होगा कुछ नहीं इसमें आज। हाफ म्यू नॉट N2 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर L आई स्क्वायर प्लस म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर आई स्क्वायर। कंफर्म कर लो फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। सर वो दूसरे वाले में R1 स्क्वायर, जी दूसरे वाले में R1 स्क्वायर होगा सर। नहीं सही है, देखो आप चेक करो, मैं कह रहा हूँ फिर मैं वेट कर रहा हूँ आराम से, इस टॉपिक में हम वेट करने को तैयार है, मतलब आप देखो जल्दीबाजी नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्रेशंस ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। यहाँ पर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, इसका ध्यान देना। यहाँ पर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का फैक्टर है और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड होगा और फिर थोड़ा सा आप करो, टाइम लगेगा, ठीक है देखते हैं इसको। कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसमें टाइम लगेगा। सर माइनस साइन आएगा। हाँ हाँ सॉरी वो मिस, हाँ लास्ट वाले का टर्म माइनस आएगा, लास्ट में माइनस साइन आएगा ना। बाकी सब सही है, बाकी जो लिखा है सही है। कंफर्म आप ही लोग करोगे यार, क्योंकि मैं तो देखो मैं लिख दूंगा, आप मान लोगे उसको, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, उससे कोई फायदा होगा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा उसमें। आज लिखोगे कल फिर भूल जाओगे। सही है तो आगे बढ़े फिर। सर मेरा एक डाउट है। बताइए। सर आपने जैसे सर इक्विवेलेंट एनर्जी को सर हाफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू आई स्क्वायर लिखा है, वो तो सर तब तक होता है ना जब केवल सेल्फ इंडक्टेंस मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन ऐसे केस में सर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। भैया एक मिनट मेरी बात सुनो। जब दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्ट हो गए तो वो एक कॉइल बन गया। टू कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज विल बिकम सिंगल कॉइल, और सिंगल कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कह रहे हो ना आप, तो मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन कह रहे हो ना इसको हम। बात समझ में आ रही है? यस सर। दो कॉइल सीरीज में जब कनेक्ट हो गए तो वो एक इक्विवेलेंट कॉइल बनेगा, एक इक्विवेलेंट कॉइल। और इक्विवेलेंट कॉइल जब बनेगा और अकेला कॉइल होगा, सिंगल कॉइल होगा, तो हम उसको सेल्फ इंडक्टेंस ही मानेंगे। ठीक है, रिजल्ट कंफर्म करो भाई तो आगे बढ़े, क्योंकि उसमें रिजल्ट भी तो लाना है अभी। यस सर। Yes, sir. अब जी आप देखो एक्चुअल में जो टर्म बने हैं ना वो ये बने हैं। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L, ये सेल्फ इंडक्टेंस 1 है। म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर N2 स्क्वायर L सेल्फ इंडक्टेंस 2 है। और म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो अगर आप इन टर्म्स को यहाँ पर देखोगे तो जो पहला टर्म आपके सामने बन रहा है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर, ये सेल्फ इंडक्टेंस 1 आ गया। इससे कंपेयर करूं, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L, ये सेल्फ इंडक्टेंस 1 आ गया। दूसरा टर्म जो बन रहा है वो सेल्फ इंडक्टेंस 2 बन रहा है। सर थर्ड टर्म में डिवाइडेड बाय 2 भी होगा? नहीं 2 नहीं होगा, वो 2ab वाला फैक्टर है वहां पर। टू नहीं आएगा उसमें, चेक करूं। तीसरे टर्म में 2 का फैक्टर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 2 है और यहाँ पर -2ab का टर्म आएगा। सर थर्ड टर्म में एल भी आएगा? सर थर्ड टर्म में एल भी होगा। हाँ सॉरी लेंथ रह गया, वो लेंथ रह गई ना, तो बड़े में। टर्म। हाँ और कोई बात। और ये आखिरी टर्म में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है। हुआ क्या कुल मिलाकर के, अब आप क्या करो, आई स्क्वायर कैंसिल कर दो, आई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब आप रिजल्ट पे आ जाओ। एक्चुअली इसमें हुआ क्या, रिजल्ट क्या बना वो देखो, इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। रिजल्ट ये बना कुल मिलाकर के कि L इफेक्टिव इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2 टाइम्स कैपिटल M।
ये फॉर्मूला हुआ इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस का जब दो क्वाइल सीरीज में कनेक्ट की जाएंगी। दो क्वाइल्स अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उनका इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस L1 प्लस L2 माइनस 2M होगा। ये नॉर्मली रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हो बड़ी आसानी से उनका इक्विवेलेंट आ जाता है, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट बड़ी आसानी से निकल जाता है। इंडक्टेंस में प्रॉब्लम है सेल्फ और म्यूचुअल की वजह से। और वहीं पर सेकंड वाली फिगर को जब आप जाओगे, सेकंड फिगर क्योंकि यहां पर दोनों क्वाइल सेम डायरेक्शन के करंट कैरी कर रहे हैं, तो सिर्फ एक चेंज होगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन की करंट्स है। तो जो पहला टर्म जहां पर ये नेगेटिव साइन बन रहा है, जहां पर ये माइनस बन रहा था क्योंकि ये करंट अपोजिट साइड पर थी, यहां पर प्लस साइन बन जाएगा। तो सेकंड वाले फिगर में इनका जो L इफेक्टिव आएगा वो बनेगा L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स कैपिटल M, यहां प्लस बनेगा। इन जनरल क्या रिजल्ट बना आपके लिए? इन जनरल क्या कहा जाए कि इन जनरल दो क्वाइल्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड की जा रही है तो उनका L इक्विवेलेंट या L इफेक्टिव L1 प्लस L2 एंड प्लस माइनस 2M। इसमें प्लस साइन कब होगा और माइनस साइन कब होगा? तो प्लस साइन तब है जब दोनों क्वाइल्स में करंट का सेम डायरेक्शन रहेगा, और माइनस साइन तब है जब दोनों क्वाइल्स में करंट की अपोजिट डायरेक्शंस होंगी। अगर तुमको क्वेश्चन में ये कहा जाए, अगर क्वेश्चन ये कहता है इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अगर आप दो क्वाइल्स के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर कर दो, अप्रोक्सीमेशन मान लिया जाए, तो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस सिंपली L1 प्लस L2 है, जो कि जस्ट लाइक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। इसी का एक क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था जब दो इंडक्टेंस मैंने ऐड कर दिए थे, तब उस समय कहा था कि फिलहाल के लिए आप L1 प्लस L2 सीख लो, आगे बताएंगे कि ये L1 प्लस L2 कहां से आएगा। दो क्वाइल अगर सीरीज में ऐड हैं, फिर से बोल रहा हूं, दो क्वाइल्स अगर आपने सीरीज में ऐड कर रखे हैं तो उनका इफेक्टिव कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व है वहां पर। हाँ, अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को इन्वॉल्व ना करें तो combination of inductances similar to combination of resistances है। फिर चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, चाहे आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करो, एक ही होगा वो। तो यानी कि अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस की बात करते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मैं पहले ही क्लेरिफाई कर दे रहा हूं, इग्नोरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर करके मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाया है, वो इतना डिफिकल्ट है। पैरेलल इससे भी डिफिकल्ट है, पैरेलल की प्रूविंग और डिफिकल्ट है। मैंने सिर्फ आपके माइंड को शांत करने के लिए, वरना दिमाग में आपको कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो आपका दिमाग में कुछ ना चले और आप सरेंडर कर दो, हैंड्स अप कर दो कि ठीक है मुझे मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं जानना, इसलिए मैंने ये काम किया था। आपको डराने के लिए किया था कि आप डर जाओ और म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर करके ही पढ़ो। तो इस केस में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप L1 L2 को दो ऐड कर दो तो ठीक है, combination of two coil is equivalent to a single coil of L effective equal to L1 plus L2. Even in parallel combination also, if the two coils are connected in the parallel combinations L1 L2, they are equivalent to a single inductance, और L effective उसी मतलब रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से 1/L effective equals to 1/L1 plus 1/L2.
नॉर्मल तरीके से। तो बोर्ड, आपके बोर्ड सिलेबस में, स्कूल लेवल के सिलेबस में तो यही है, और जेई में भी यही है। इनफैक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर करके ये मैंने इसलिए कराया कि ये एक ऑप्शनल टॉपिक है, मतलब आपके ऑप्शंस के ऊपर है, आप चाहो पढ़ना तो ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए कराया है कि भले वो आपसे इक्विवेलेंट ना पूछें, वो एनर्जी पूछ सकते हैं। इक्विवेलेंट भले ना पूछें, एनर्जी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप ये कह सको कि यार ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सिलेबस में आती है, एनर्जी डेंसिटी सिलेबस में है, एनर्जी कैलकुलेट करना वो भी सिलेबस में है। तो ये स्टेप पूरा सिलेबस के अंदर है। हाँ, ये कह सकते हो कि ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं दिया गया है, आपके सीबीएसई के सिलेबस में इस फॉर्मूले को नहीं दिया गया, उन्होंने एम को हटा करके इस फॉर्मूला दिया है। तो ये तो आखिरी स्टेप था, दैट मीन्स कि पूरा सिलेबस डाल दो और एक लाइन आखिरी में से हटा दो। और सिर्फ कॉम्बिनेशन ही नहीं, ये रेजिस्टेंस के और भी रूल्स फॉलो करेंगे। कौन से बताता हूं। अगर दो इंडक्टेंसेस पैरेलल में है, रेजिस्टेंस के पहले आप रेजिस्टेंस याद करो। रेजिस्टेंस में क्या करते हो, R1 R2 अगर दो रेजिस्टेंस हैं और करंट I फ्लो करे तो उनको डिवाइड कैसे करते हो, और वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। L1 L2 अगर दो इंडक्टेंसेस हैं और करंट I फ्लो करे तो वो डिवाइड कैसे होगा। रेजिस्टेंस में हम करंट जब डिवाइड करते हैं तो इस तरफ I1 करंट और इस तरफ I2। तो एक तो आप कंसेप्ट ये लगाते हो कि I1 प्लस I2 बराबर I, और दूसरा ये कह देते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से I1 R1 इक्वल टू I2 R2। सेम कंसेप्ट इंडक्टेंस में, अगर यहाँ पर I1 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ पर I2 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो I1 प्लस I2 किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग I, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने चाहिए, विच मीन्स L1 di1 by dt इक्वल टू L2 di2 by dt, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बेसिकली आपको यही रिजल्ट देगा, L1 I1 इक्वल टू L2 I2। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस है, सिमिलर टू द रेजिस्टेंस। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस पूरी तरीके से एक कॉपी है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। एंड लास्ट क्वेश्चन, जस्ट इसको फिनिश कर रहे हैं एज एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू इसको फिनिश करना चाहूंगा। अगर एक बैटरी लगी है यहाँ पर V वोल्ट की, प्लस यहाँ रेजिस्टेंस लगा है R का, और यहाँ पर मान लो आपके पास इंडक्टर्स हैं कॉम्बिनेशन में, सूरज अभी हीट लॉस की बात नहीं हो रही है बच्चा, हम आइडियल सोलेनॉइड ले रहे हैं। बार बार समझो, आइडियल सोलेनॉइड में रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, तो हीट लॉस वाला कंसेप्ट नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर 3L का इंडक्टेंस है, यहाँ पर 6L की इंडक्टेंस है, और यहाँ पर L की इंडक्टेंस है। मुझे सिर्फ आप इतना बताओ कि स्टेडी स्टेट पर इनमें कितनी कितनी करंट जाएंगी, ये क्वेश्चन है आपका। करंट इन द इंडक्टर्स एट स्टेडी स्टेट, करंट इन द इंडक्टर्स एट स्टेडी स्टेट, और सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, और स्टेडी स्टेट पर कितना कितना करंट फ्लो करेगा। तो स्टेडी स्टेट जब आएगा, स्टेडी स्टेट, तो ये सारे इंडक्टर्स, याद करिएगा, इंडक्टर का काम था करंट को डिले करना, इन्होंने करंट डिले कर दी, ठीक है। प्रथम इनका काम करंट डिले करने का था, वो डिले हो चुका है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक तो डिले करोगे नहीं। डिले होने के बावजूद भी फाइनल करंट जो फ्लो करके आएगी इसमें, वो V अपॉन R फाइनल करंट। तो I इक्वल टू V बाई R हो गया। हाँ, अब इस I को डिवाइड कर लो, कितना करंट 3L में जाएगा और कितना करंट 6L में जाएगा, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए आपको। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस रूल के अकॉर्डिंग करिए, और ये इस रूल के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 बराबर I,
और L1 I1 इक्वल टू L2 I2। तो I आपको पता है और यहाँ पर I1 करंट मान लेते हैं, यहाँ पर I2 करंट मान लेते हैं। तो 3L I1 इक्वल टू 6L I2 एक इक्वेशन बन गई, और I1 प्लस I2 कैपिटल I यानी बैटरी वाली करंट V बाय R, ये दूसरी हो गई। इससे निकाल लीजिए इसका आंसर क्या आएगा। और रही बात टाइम कांस्टेंट की, तो उसके लिए L इक्विवेलेंट, तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? अगर ओवरऑल आप इस सर्किट का L इक्विवेलेंट निकालें तो कितना बनेगा तीनों का ओवरऑल L इक्विवेलेंट? 3L। और टाइम कांस्टेंट L बाई R होता है, टाइम कांस्टेंट L अपॉन R होता है, इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। टाइम कांस्टेंट इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, तो 3L डिवाइडेड बाय R। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट था। इस तरीके से आप इसको यूज करोगे, है ना, इस तरीके से एप्लीकेशन करोगे इसको करने के लिए। जान तो ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया है ना कि एक क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। 328 एरोडोम में 328, तो यहाँ पर L1 L2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है, इसलिए मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। 328 एक बार कर लीजिएगा इसको अपने लेवल पर। प्रॉब्लम नंबर 328, ठीक है, इतना करना आप। और ये जो सर्किट्स मैंने पढ़ाए हैं आपको, सर्किट्स, इनके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनना है। सर्किट्स पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम नंबर 327 से स्टार्ट करिए। 327 से स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन सुन लीजिएगा आप। 327 और यहां तक जाना है आपको 336। 327 से 336 ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट के ऊपर हैं। इनको लगा लो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है यार, कट कर रहे हैं यार अभी यार, थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। अभी 20 मिनट का लेक्चर और बचा है, बट अभी 10 मिनट की ब्रेक लेके उसके बाद करेंगे कंटिन्यू।